जमीयत उलमा हिंद एक थी तो उनके अब्बा सदर थे, बेटा जनरल सेक्रेटरी था। अब दो हो गई हैं, तो महमूद मियाँ जो है जनरल सेक्रेटरी बन गए, अपने फूफा को सदर बना लिया। अरशद मदनी सदर बन गए, अपने साले अलीम फारूकी को जनरल सेक्रेटरी बना लिया। अब अमीरुल मोमिनीन खुद बन गए और अपने दामाद को और भांजे को नायब अमीरुल मोमिनीन बना लिया। देश का मुसलमान नारा लगाने के लिए है, बेवकूफ बनने के लिए है। वो कौन लोग हैं जो काली रात के अंदर, अंधेरी रात के अंदर जाकर के संघ के दरवाजे पे माथा टेकते हैं? अरशद मदनी हो या महमूद मदनी, ये क्या कर रहे हैं? अगर ये किसी काबिल होते तो 25 करोड़ मुसलमान देश का जलील नहीं होता। देश की मुजरिम कांग्रेस है और मुसलमानों की मुजरिम जमीयत उलमा हिंद है। भारतीय जनता पार्टी की गद्दार कहती है, जो जवाब मियादात का, पाकिस्तान का, शुएब मलिक का नारा लगाते हैं, या अपने मोहल्लों को मिनी पाकिस्तान कहते हैं। जमात इस्लामी हो, जमीयत उलमा हिंद हो, मिल्ली कौंसिल हो, मशावरती कौंसिल हो, जमीयत उलमा हिंद अरशद मदनी हो, जमीयत उलमा हिंद महमूद मदनी हो, या उनके भागे हुए लोग हों, किसी ने भी अब तक सरकार से ये बात नहीं करी कि मस्जिदें खोली जाएं। हमेशा अपनी बातें करने के लिए आते हैं, बंद कमरों में आते हैं, खामोशी से आते हैं और फिर अपने जाती काम निकाल के भाग जाते हैं। तो आने वाला कल गुजरे कल से ज्यादा खतरनाक होगा। यूपी हो या उत्तर प्रदेश या देश के अन्य सूबे, लगभग 50,000 से 1 लाख टीचर ऐसे हैं जिनको पिछले 50 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौलाना सोहेब कासमी मौजूद हैं। आप जमात उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं। सोहेब साहब, सबसे पहले तो वतन समाचार में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, आपका भी स्वागत है और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप कि आप अच्छे सच्चे और अहम मुद्दों को उठाते हैं और ख़ास तौर पे जो करंट टॉपिक कौम के होते हैं उन पर आप एक फिक्र रखते हैं। सोहेब साहब, आप लोग, जो भी मुसलमान बीजेपी में होता है, उस पे एक आरोप लगता है कि साहब ये तो बिक गया, दलाल है, चोर है, कौम का सौदा कर लिया। तो वो कौन से सौदे हैं जो आप लोग आरएसएस और बीजेपी के साथ बंद कमरे में करते हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मुसलमान हैं वो सोच समझ के, अक्ल फ़हम के साथ और तमाम चीज़ों पर तदब्बुर करने के बाद भाजपा में शामिल होते हैं। उन्हें मालूम होता है कि मेरे इस निर्णय के बाद, मेरे इस फैसले के बाद मुलायम माया, लालू कालू और कांग्रेस का वो लीडर जो मोहल्ले में दंदनाता फिर रहा है, या वो दलाल जो मजहबी चोला ओढ़कर आपके इलाकों के अंदर षड्यंत्र रच रहे हैं, वो सब आपके मुखालिफ हो जाएंगे। मगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी और दुनिया के सबसे बड़े संगठन के अंदर वो शामिल होने का फैसला करता है ताकि वो अपनी कौम के कुछ काम आ सके। मगर उसकी इस कुर्बानी को जो वो खुल्लम खुल्ला करता है, मुनाफिकत नहीं करता, छुप के नहीं करता, वही लोग जो छुप छुप के रात के अंधेरों में आरएसएस और बीजेपी के दरवाजे पे जाकर नाक रगड़ते हैं, अपने जाती कामों के लिए उनके यहाँ जो है खुशामदें करते हैं, वो उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं ये बिकाऊ है, दलाल है और सौदेबाज है। सोहेब साहब, आप तो इस्लाम को काफी स्टडी करते हैं। कभी आपको नहीं लगता है कि जो लोग दलाली का आरोप लगाते हैं उनको जा करके किसी को जवाब भी देना है इस दुनिया से? आप कभी ऐसा महसूस करते हैं, कभी रात के उजाले में किस तरह के आरोप हम झेल रहे हैं, उसके बावजूद इस पार्टी में हैं? देखिए, ऐसा है कि ये वो लोग हैं जिनकी क़यादत उलमा इकराम करते हैं, और ख़ास तौर पर मैं मुजरिम इसमें ना तो आज़म खां को कहूँगा, ना नसीम सिद्दीकी को, ना किसी मायावती या कांग्रेस के लीडर को, बल्कि सारी की सारी जिम्मेदारी हमारी मजहबी क़यादत की है। क्योंकि मिसगाइड करना, आरोप लगवाना, इस्लाम से बाहर करना और तरह तरह के हमले करवाना, इसके पीछे तमाम मजहबी ताकतें होती हैं जो कहीं ना कहीं जो है देश के मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में नहीं आने देना चाहती। वो ये चाहती हैं कि देश का मुसलमान अपने ही देश के अंदर शक के दायरे में रहे और परेशान रहे और इनकी दुकानें चलती रहें। जिस दिन देश का मुसलमान ये समझ गया कि हमें अपने देश के भाइयों से, अपने गैर मुस्लिम भाइयों से मिलजुल कर रहना है, उस दिन की दुकानें बंद हो जाएंगी। सांप्रदायिकता का जो माहौल ये पैदा करते हैं जो है वो बंद होगा। उससे जो है देश के अंदर एक एकता आएगी और इनके जो दुकानों के दरवाजे हैं, शटर जो है वो तमाम के तमाम बंद हो जाएंगे। शोएब साहब, यूपी में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, सरकार समाजवादी पार्टी की थी, आरोप लगा कि आरएसएस ने दंगा कराया है। राजनाथ जी का एक भाषण है पार्लियामेंट में, जिन्होंने कहा था कि सरकार की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है।
सरकार सेकुलर की होती है, दंगा आरएसएस कराता है, ये समझ में नहीं आता है कॉम्बिनेशन। आप तो आरएसएस के करीब रहे हैं, कैसे महसूस करते हैं, क्या उस वक्त मंथन होती है वहां पे? बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजी न दंगा कराने की है, न दंगा भुनाने की है। न कभी उन्होंने दंगों से फायदे उठाए हैं। 2002 के दंगे के बाद केंद्र में सरकार कांग्रेस की बनी, फायदा कांग्रेस को पहुंचा। मुजफ्फरनगर दंगा हो या मुरादाबाद दंगा हो, भागलपुर दंगा हो, हर वो दंगा कांग्रेस और उसकी बी टीमों ने करवाया ताकि वो चुनाव जीत सके। भारतीय जनता पार्टी तो अगर दंगे की माहिर होती, इन 7 सालों में 700 दंगे हो चुके होते। देश के अंदर कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। कहीं अगर दंगा हो भी गया, 24 घंटे में उसे कंट्रोल कर लिया गया। सरकार के आने से माननीय डोभाल जी दंगा स्थल पर 24 घंटे के अंदर पहुंच गए और जाने के बाद उन्होंने इस मुद्दे को अपने सामने बैठकर पूरे को हल कर दिया। इसलिए जो लोग आरोप लगाते हैं, जो लोग उनके आरोपों का यकीन करते हैं, वो दोनों मुजरिम हैं, आरोप लगाने वाला भी और उनके आरोपों का यकीन करने वाला लेकिन इसके बावजूद बीजेपी की जब सरकार आती है, मान लेते हैं कि बड़े पैमाने पे दंगे नहीं हुए, लेकिन एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि साहब पॉलिसी एडवोकेसी इसमें मुसलमानों के खिलाफ काम हो रहा है। लिंचिंग की छोटी मोटी घटनाएं इस तरह की होती हैं, छोटी तो नहीं कह सकते, एक कत्ल भी बहुत बड़ा माना भी। जाता है। तो उसको किस तरह से आप देखते हैं? ये लिंचिंग करने वाले वो लोग भारतीय जनता पार्टी में जो नए नए सर्टिफाई होना चाहते हैं, सर्टिफिकेट लेने चाहते हैं हिंदुत्व का, कांग्रेस और सपा के वो लोग जो सत्ता भाजपा के आने के बाद इस पार्टी में आ गए हैं, वो अपने आप को बड़ा हिंदू बनाने के लिए इस किस्म की हरकतें करते हैं और मॉब लिंचिंग करते हैं। इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री से लेकर संगठन मंत्री तक और राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर एक आम मंडल के अध्यक्ष ने कभी भी मॉब लिंचिंग को जायज करार नहीं दिया, कभी उसकी पुष्पनाई नहीं करी। अगर किसी मंत्री ने हिमायत की है तो आज उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जयंत सिन्हा आपके सामने। इस तरह की चीजें अगर देखी जाए शोएब साहब की, मुसलमानों का एक परसेप्शन ऐसा भी क्रिएट कर दिया गया है कि साहब ये तो वतन के गद्दार होते हैं। आपकी सरकार आती है तो इनको अक्सर टीवी चैनलों पे पाकिस्तान का टिकट दिया जाता है, इसे किस तरह आप देखते हैं? देखिए, ऐसा है, गद्दार जिनको कहा जाता है बुरा उन्हें लगता है जो गद्दार होते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिन्हें गद्दार कहती है, जो जवाब मियादाद का, पाकिस्तान का, शुएब मलिक का नारा लगाते हैं, या अपने मोहल्लों को मिनी पाकिस्तान कहते हैं, उनको गद्दार कहा जाता है। वो नहीं कहते, हम खुद कहते हैं। हर ईमानदार मुसलमान भी उन्हें गद्दार कहता है। और जो गद्दार नहीं कहता वो खुद गद्दार है, जो अपने हिंदुस्तान के मोहल्ले को, सीलमपुर को, जामा मस्जिद को, संभल को, मुरादाबाद को, अमरोहा को, बिजनौर को, मालेगांव को, भिवंडी को अगर मिनी पाकिस्तान कहेगा तो गद्दार कहलाएगा। जो मिनी पाकिस्तान नहीं कहेगा उसे गद्दार समझने की कोई जरूरत नहीं है। और जिनको तकलीफ होती है इस बात से कि जो है उन्हें गद्दार कहा जा रहा है, वो अपने ऊपर क्यों लेते हैं। राष्ट्रवादी मुसलमान कभी इस बात को बुरा नहीं समझता। जो गद्दार होता है उसे ही तकलीफ पहुंचती है। बाबरी मस्जिद का भी फैसला आया, एक आरएसएस की तरफ से अपील की कि कोई सेलिब्रेट नहीं होगा, और आरएसएस ने किया भी नहीं। जो भी कहा गया कि फैसला हक में हो या मुखालिफ हो, लेकिन फैसला बहरहाल बाबरी मस्जिद के खिलाफ फैसला आया। मुसलमानों का ये कहना है कि 30 साल तक एक मस्जिद गिरा दी गई और कोई गिराने का मुजरिम नहीं पाया गया, ये कैसा न्याय? देखिए, तमाम मुस्लिम तंजीमों ने, तमाम उलमा कराम ने, तमाम बुद्धिजीवी वर्ग ने, तमाम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने, सब ने ये फैसला किया जो कोर्ट फैसला देगी उसे हम मानेंगे। फैसले पे एतमाद करने के बाद उस पर मजीद कलाम करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है और कोर्ट के फैसले पर उंगली उठाना है। हमें ना तो ये इस्लाम सिखाता है, ना शराफत सिखाती है कि एक बात को आपने तस्लीम कर लिया कि हम फैसला मानेंगे और फिर कहेंगे कि फैसला गलत आया है। फैसले पे जब आपने एतमाद कर लिया कि फैसले को मानेंगे हम, भारतीय जनता पार्टी के तमाम संगठन के लोग और प्रधानमंत्री खुद 5 साल तक कोशिश करते रहे कि ये मुद्दा कोर्ट के बाहर हल हो जाए, मगर देश के मुसलमानों ने कहा कि ये बाबरी मस्जिद को खरीदने की साजिश है, गद्दारी है, चोरी है, धोखा है, सौदा है। आखिर में जब कोर्ट से फैसला आया तो उसको मानने को तैयार नहीं है आप। ये तो नाइंसाफी भी है और धोखा भी है और अपने अहद से हटना भी है। दिल्ली का आपने दौरा किया होगा, तकरीबन 100 से ज्यादा ऐसी मस्जिदें हैं जो एएसआई के तहत बंद हैं, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या आपको नहीं लगता है कि उन मस्जिदों में जिस तरह की बेहयाई होती है उनको खोलना चाहिए, वहां नमाज की परमिशन मिलनी चाहिए? देखिए, जब अयोध्या का मसला चल रहा था तो सरकार चाहती थी कि तमाम मुद्दे हल होने चाहिए और जो मस्जिदें बंद हैं वो भी खुलनी चाहिए। कभी भी हमारे जो फ्रंट लाइन के रहनुमा बनते हैं, जमात इस्लामी हो, जमीयत उलमा हिंद हो, मिल्ली कौंसिल हो, मशावरती कौंसिल हो, जमीयत उलमा हिंद अरशद मदनी हो, जमीयत उलमा हिंद महमूद मदनी हो, या उनके भागे हुए लोग हों, किसी ने भी अब तक सरकार से ये बात नहीं करी कि मस्जिदें खोली जाएं या ये इदारे जो बंद हैं ये खोले जाएं। हमेशा ये अपनी बातें करने के लिए आते हैं, बंद कमरों में आते हैं, खामोशी से आते हैं और फिर अपने ज़ाती काम निकाल के भाग जाते हैं।
ये बात तो बहरहाल बहुत तल्ख है। मैंने भी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के यहाँ बहुत सारी ऐसी मीटिंगें देखी हैं कि लोग कौम की बात करने जाते थे और आखिर में एक छोटा सा बायोडाटा अपना दे देते थे। तो सरकार को भी ऐसा लगता था कि इनकी औकात ही यही है कि इनके बायोडाटे को हल कर दिया जाए। तो कौमी इश्यूज पे मुद्दा आप प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग करते हैं और अपना एक बायोडाटा दे देते हैं, वो कहाँ तक जायज है? देखिए, इस मुल्क की बदनसीबी यही है, 25 करोड़ मुसलमान अपने ही देश के अंदर शक के दायरे में रह रहा है। जब 47 में ये फैसला कर लिया था कि हमें हिंदुओं के साथ रहना है और मुसलमानों के साथ नहीं जाना, उसके बावजूद आपने अपने मोहल्ले अलग बनाए, अपनी जो है कम्युनिटी अलग बनाई, एक शहर के अंदर अपने नाजायज जगहों पर कब्जे किए आपने। पूरे भारत के अंदर तमाम इलाकों के अंदर आप अनथाई बस्तियां आबाद करी, एक नंबर में आप कहीं नहीं आए। और आज भी हिंदू मुस्लिम करते रहे। जब आपने फैसला ये कर लिया था कि देश के हिंदुओं के साथ रहना है, तो आपको इस्लामी तरीके पर अपने देश के भाइयों के साथ रहना था, ताल्लुकात इस्तेवा करने थे, ताल्लुकात अच्छे करने थे। ये गलती जो 47 में हुई थी वो दोबारा दोहराई जा रही है और अब तो लगातार इन्हितात है। अगर आज ये मुसलमान नहीं जागा, अपने ताल्लुकात सही नहीं किए, तो आने वाला कल गुजरे कल से ज़्यादा खतरनाक होगा। यूपी हो या उत्तर प्रदेश या देश के अन्य सूबे, लगभग 50,000 से 1 लाख टीचर ऐसे हैं जिनको पिछले 50 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। और मोदी जी ने कहा था कि हमें इस तरीके से इदारे बनाने हैं और ऐसे इदारों को आगे लाना है। अफसोस और शर्म की बात है, हमारे देश के किसी भी आलिम ने, किसी इदारे ने प्रधानमंत्री की इस पहल पर स्वागत नहीं किया, ना उनका साथ दिया, ना इस लाहेमल को आगे लाने के अंदर कोई अपनी राय दी, बल्कि ये कहते रहे कि सरकार जो है मदरसों को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है, सरकार मदरसों का जो है वो वंशीकरण करना चाहती है, सरकार मदरसों को भगवाकरण करना चाहती है। देखिए, सरकार मदरसों के सब आसाम की एग्जाम्पल तो आपके सामने है ना। आसाम में मदरसे बंद कर दिए गए हैं, हमारी सिफारिशें बंद हुए हैं। अब वहाँ तमाम मदरसे दोबारा खुलेंगे, मगर इस अंदाज से खुलेंगे उस मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा हाफिज आलिम भी होगा और साथ साथ ग्रेजुएट भी होगा। वहाँ जो आसाम बोर्ड है उसकी बाद डिग्री भी होगी। ऐसा नहीं होगा कि जितने मदरसे, जितने आज दारूल से लेकर जितने भी छोटे बड़े हैं, उनकी डिग्री की कोई अहमियत नहीं है। अगर जामिया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी छोड़ दे जो है क्या अपने यहाँ इन डिग्री को तस्लीम करना, तो अफसोस शर्म की बात यह है कि दारुल देवबंद और नदवे और सल्फिया बनारस या मुबारकपुर का बच्चा ना तो पीएचडी कर सकता है, ना एमए कर सकता है, ना ग्रेजुएट हो सकता है। हम ऐसे इदारों का क़याम चाहते हैं कि जहाँ पढ़ने वाला बच्चा हाफिज आलिम भी हो, साथ साथ ग्रेजुएट भी हो, ताकि राष्ट्र निर्माण के अंदर अपनी भूमिका निभाए और देश के तमाम संसाधनों का से इस्तेमाल करे और मुसलमानों के अंदर जो राष्ट्रवाद की भूमिका है उसको भी जगाए। लेकिन उन टीचरों का क्या कसूर है जिनको 50 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है? आपकी केंद्र सरकार मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के अधीन आते हैं, पहले वो एमएचआरडी के तहत आया करते थे। उस पर प्रदेश सरकारें जो हैं वो काम कर रही हैं और लगातार उनसे बात चल रही है। ये वो मदारिस हैं जिनमें 50-50, 60-60 हज़ार रुपये तनख्वाहें ये लोग लिया करते थे, पढ़ाने कोई नहीं जाता था। जब इनकी रिपोर्टें आपस में हुई, तमाम इनके खिलाफ जो रिपोर्टें की गई हैं वो भी मुसलमानों की हुई हैं, मुस्लिम तंजीमों ने करी हैं। मुस्लिम तंजीमों ने सरकार को ये बताया है कि मदारिस में पढ़ाने वाले लोग जो टीचर हैं खुद नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि अपने बदले में एक मुदरिस रख देते हैं जो 4-5 हज़ार रुपए का होता है। तो सरकार उस पर इंक्वायरी कर रही है। मालूम यह हुआ है 55% मुदरिस ऐसे थे पूरे भारत के अंदर जो 50-60 हज़ार तनख्वाह तो खुद लिया करते थे, उनके बदले में दूसरे लोग पढ़ाने जाते थे। ये तमाम उन तुष्टिकरण करने वाली सरकारों ने, मुलायम, माया, लालू कालू, ममता जैसे लोगों ने, फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों ने उनको खुश करने के लिए ये तमाम ढील दे रखी थी। सरकार ऐसी ढील नहीं देगी, उन्हीं को तनख्वाह मिलेगी जो पढ़ाएंगे। अच्छा, एक परसेप्शन और है कि वो कौन लोग हैं जो काली रात के अंदर, अंधेरी रात के अंदर जाकर के संघ के दरवाजे पे माथा टेकते हैं और अपने जाती फायदे के लिए। पूरा देश देख चुका है उन लोगों को। हर चुनाव से पहले वो हर जगह जाते हैं और चुनाव के बाद भी जाते हैं और पूरे देश ने मीडिया पे भी देखा। अब तो सोशल मीडिया और जो है तमाम चीज़ें बड़ी आम हो चुकी हैं। निकलते हुए तस्वीरें आई, जाते हुए तस्वीरें आई, मिलते हुए तस्वीरें आई हैं, मगर देश के मुसलमानों को जान लेना चाहिए। जब मौलाना तक अरशद मदनी साहब पे हमला कर रहे हैं। हमला क्या, वो तो जो है देश के सामने खुला हुआ मैटर है। अरशद मदनी हो या महमूद मदनी, ये क्या कर रहे हैं? अगर ये किसी काबिल होते तो 25 करोड़ मुसलमान देश का जलील नहीं होता। इन्होंने अपने मामलात के लिए रामलीला ग्राउंड 25 बार भर लिया, अपने जाती मफादात के लिए राज्यसभा के लिए तमाम मैदान, चाहे बम्बई का आसान मैदान हो या दिल्ली का रामलीला मैदान हो, भरते रहे। कभी कौमी मुद्दे के लिए, कौमी मसले के लिए इन्होंने 10 लोगों की भीड़ नहीं जमा करी, कोई मीटिंग नहीं करी। इसलिए कौम क़यामत के दिन का गिरबान पकड़ेगी कि आप देश की पुष्पलाएं, देश के अंदर मुसलमानों को मिसगाइड करते रहे। अगर मुजरिम मेरे नजदीक कोई है तो देश की मुजरिम कांग्रेस है और मुसलमानों की मुजरिम जमीयत उलमा हिंद है। ब्रीफ में बताएं कि जो बीते दिनों इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस हुई,
अब तो मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे कास्ट क्लास क्रीड से ऊपर उठ करके लाने की कोशिश हो रही है। क्या ये अच्छी पहल नहीं है? ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे आखिरी खुतबे के अंदर कह दिया था कि तुम में कोई अफजल नहीं है, तुम सब बराबर हो। कास्ट के नाम पर बांटा भी इन्होंने है, और आज करीब लाने की बात भी ये कर रहे हैं। जमीयतुल उलमा हिंद एक थी तो उनके अब्बा सदर थे, बेटा जनरल सेक्रेटरी था, अब दो हो गई हैं। तो महमूद मियाँ जो है जनरल सेक्रेटरी बन गए, अपने फूफा को सदर बना लिया। अरशद मदनी सदर बन गए, अपने साले अलीम फारूकी को जनरल सेक्रेटरी बना लिया। अब अमीरुल मोमिनीन खुद बन गए और अपने दामाद को और भांजे को नायब अमीरुल मोमिनीन बना लिया। देश का मुसलमान नारा लगाने के लिए है, बेवकूफ़ बनने के लिए है, और ये देश की भलाई खाने के लिए है। मुसलमानों के नाम पर इनकी दुकानें चल रही हैं। देश का मुसलमान जब तक इनकी शटर डाउन नहीं करेगा, इस मुल्क में निशाने पे भी रहेगा और जलील भी होता रहेगा। आप लोगों पे आरोप लगता है कि आप लोग दलाल हैं, बेईमान हैं, चोर हैं, उचक्के हैं। उस वक्त कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी ऐसे आरोप लगे थे, और ये तो तारीख मुनाफिकीन और मुजरिमीन की रही है। और हमें तो बड़ी खुशी होती है कि अल्लाह अल्लाह के नबी की इस सुन्नत को हम जिंदा कर रहे हैं और जिंदा करते रहेंगे इंशाल्लाह। एक छोटा सा और जवाब दे दीजिए। अश्विनी उपाध्याय की कल गिरफ्तारी हुई और जिस तरह से पूरे तबलीगी जमात के मूवमेंट को देखा गया और एक तरह से मुसलमानों के खिलाफ एक ऐसा माहौल किया गया कि लोगों को लगने लगा था कि अगर लॉकडाउन हटा तो लाखों मुसलमान सड़कों पे कत्ल कर दिए जाएंगे। ये सब झूठी बातें थी, उन लोगों की बातें थी जो पार्लियामेंट में जो अमित शाह के बयान के बाद कह रहे थे कि CNRC आएगा, मुसलमान निकाल दिए जाएंगे। आज 1.5 साल हो चुका, कौन निकाला गया देश से? देश के मुसलमान को सोचना चाहिए, झूठ कौन बोल रहा था? झूठ अमित शाह बोल रहे थे या जो मुस्लिम तंजीमें बोल रही थी? मगर देश का मुसलमानों के दिमाग की सोच समझ भैंसे होश खिला खिला के बंद कर दी गई है। इसलिए दिमाग का इस्तेमाल करें, इन लोगों की आंखों से देश को न देखें, तदब्बुर करें, फहम करें, फरासत करें, एहतसाब करें। कोई देश से निकाला नहीं जाएगा। और अश्वनी उपाध्याय का जो मैटर है, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये मानना रहा है, इस किस्म के लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और न उनकी कोई पुष्पनाई होगी। होम मिनिस्टर ने फौरन ऑर्डर दे दिए, इस किस्म का जो भी आदमी है ऐसी हरकत कर, फौरन उसको उठा के जेल भेजा जाए, उसको फौरन गिरफ्तार किया गया। और मरकज के मामले को किस तरह आप देखते हैं? मौलाना साद का जिस तरह से क्रिमिनलाइजेशन हुआ। मौलाना साद के मैटर पर सरकार ने कुछ नहीं किया। मीडिया ट्रायल जो लोग करवा रहे थे, आपको मालूम है कि मीडिया जो ट्रायल कर रहा था वो दूसरा ग्रुप जो है उनके खिलाफ वो सारा काम करवा रहा था, वो ग्रुप खामोश हो गया, तो मरकज के मामला भी खामोश हो गए। सरकार संविधान के दायरे में जो चाहती थी वो सरकार ने किया। सरकार ने सारे इदारे बंद हैं देश के, सारे स्कूल मदरसे बंद हैं, इसलिए मरकज भी बंद है। सब खुलेंगे, मरकज भी खुल जाएगा। शुक्रिया मौलाना साहब से बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। तो ये थे मौलाना सुहेब कासमी साहब, जिन्होंने हर उस सवाल का जवाब दिया है आज जो इन पर लगने वाले इल्जामात हों या मुसलमानों के बैकवर्डनेस को लेकर के हो, बीजेपी आरएसएस से इनकी करीबियों को लेकर के हो, अश्विनी उपाध्याय का हो, प्रधानमंत्री मोदी का हो, अमित शाह का हो, जमीयत उलमा हिंद का हो, या तमाम ऐसे इत्तेहाद मिल्लत या मिल्ली कॉन्फ्रेंस हैं, उन तमाम मुद्दों पर आप देखने के लिए वतन समाचार जरूर लॉग इन करें। नमस्कार, देखते रहिए आप वतन समाचार।